शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफर जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफर जहां यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो एक खुशखबरी तो मैंने आपको दे दी कि हम अपनी बुक का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी खुशखबरी मैं आपको भी दे दूं, वो ये है कि हम लास्ट चैप्टर के भी लास्ट पे हैं। इसका मतलब हमने आज की बात करें तो आज हमने इसका सेकंड लास्ट पोर्शन मेन डिस्कस करना है, जो कि होगा डिजीज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, हम अमराज कल्ब को डिस्कस करेंगे। इसके बाद ना, इस पोर्शन के बाद एक लास्ट पोर्शन हमने इस चैप्टर रिलेटेड डिस्कस करना है, मेन वो होगा इम्यूनिटी रिलेटेड। ठीक है, सो सेकंड लास्ट पोर्शन ऑफ लास्ट चैप्टर वो ये है कि डिजीज रिलेटेड टू हार्ट, मतलब कि दिल से मुतालिक जो बीमारियां हैं ना, वो हमने डिस्कस करना है, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया अमराज कल्ब बोलते हैं। इनमें जो हमने 4 डिजीज डिस्कस करनी है मेजरली, वो ये होंगी हाइपरटेंशन नंबर 1, नंबर 2 हार्ट अटैक, फिर स्ट्रोक, फिर हमने डिस्कस करना है हेमरेज। सो ये तमाम की तमाम डिजीज़ हमने जिन पॉइंट्स रिलेटेड डिस्कस करनी है, मैं आपको सबसे पहले उनकी स्लाइड्स दिखा दूं, फिर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने आज पढ़ना है हाइपरटेंशन की बीमारी को, हाइपरटेंशन की वजूहात डिस्कस करेंगे, इस बीमारी रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इनके कॉजेज, सिम्टम्स, फिर हमने हार्ट अटैक को डिस्कस करना है, हार्ट अटैक के कॉजेज, सिम्टम्स, और लास्ट में मैं आपको प्रिकॉशंस बताऊंगी कि हम हार्ट अटैक जैसे खतरनाक बीमारी से कैसे बच सकते हैं। फिर हम देखेंगे स्ट्रोक क्या होती है, कैसे होती है, उसकी कॉजेज, सिम्टम्स, फिर उसके सारी आपको प्रिकॉशंस बताऊंगी, और लास्ट पे हमने जो लास्ट हार्ट रिलेटेड डिजीज डिस्कस करनी है, दैट इज हेमरेज, उसकी हम कॉजेज, सिम्टम्स और लास्ट पे प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको थोड़ी बहुत स्लाइड भी दिखा दी, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं, पिक्चर्स मैंने शेयर की हुई हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये बहुत कॉमन आज की, आपको पता है ये डिजीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन टॉपिक कह लें, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप ये टॉपिक समझ गए ना, तो आप तो आधे डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ना सिर्फ बताएंगे हाइपरटेंशन की वजूहात ये हैं, आप कहेंगे जी हमें पता है इसके सिम्टम्स ये होते हैं। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे देखें आप ये करें जिससे आप हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से बच सकते हैं, आप कुछ ऐसा करें जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आप स्ट्रोक से बच सकते हैं, हेमरेज से बच सकते हैं। तो आपके अम्मा अब्बा और यहाँ वहाँ के रिलेटिव्स सोचेंगे कि हो ये तो आधा डॉक्टर बन चुका है, ये बन चुकी है। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होप आप तो बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि मैं वहाँ बस भी करें, अब हमें इनकी डिटेल भी बता दें, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमें बनाए डॉक्टर। एनीवे स्टार्ट करते हैं अपनी पहली बीमारी को, जो कि है हाइपरटेंशन। नाम से ही पता है भाई, टेंशन की बीमारी, जिसमें हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को मानते हैं कि यदि टेंशन ले ली किसी ने तो इसका ब्लड प्रेशर हाई होगा। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है। ठीक है, नाम से आपको अंदाज़ा होगा कि हाइपरटेंशन है। इसमें ना इंसान, ये वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान टेंशन ज़्यादा लेता है किसी भी चीज़ को, और जब वो टेंशन लेता है उसके बॉडी में ये चेंजेस आ रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट जो है वो तेज़ी से पंप करना शुरू हो जाता है। सो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इस कंडीशन में कुछ आपको पता है चेंजेस होंगे बॉडी में, जाहिर है वो फिर चेंजेस, अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें कि हाइपरटेंशन बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड वाली ही कंडीशन है, तो इसका मतलब ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो ऐसा है कि लो ब्लड प्रेशर जो इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचाता है। हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग की नालियां फट सकती हैं, जिसको हम स्ट्रोक डिस्कस करेंगे, हेमरेज वाली डिस्कस करेंगे डिजीज़। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक के जो है वो रिस्क बढ़ते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक होते हैं। फिर हम देखेंगे थ्रोम्बस क्या होता है, एम्बोलस क्या होती है, तो एम्बोलस और थ्रोम्बस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ना मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना, मैं आपकी आसानी के लिए ना ये 2 पॉइंट सबसे पहले बताती हूँ, फिर आपको वो ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। ऐसा है कि अगर हम थ्रोम्बस की बात करें, थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड हाइपरटेंशन, इनका हम बेसिकली कनेक्शन या फिर इनका जो कंपैरिजन है ना आपस में, वो डिस्कस करेंगे कि इनका क्या आप कह सकते हैं रिश्ता है, क्या है, कुछ तो ताल्लुक है वो ताल्लुक पड़ता है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है थ्रोम्बस क्या होता है। बेसिकली थ्रोम्बस की बात करें ना, तो ये आप कह सकते हैं, आसान कर देती हूँ, बहुत आसान कर देती हूँ, इसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाना, या फिर आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स में रुकावट आ जाना। वो जो रुकावट जिस वजह से आती है उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। तो बेसिकली ये
सॉलिड मैस होता है, प्लग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिलके एक ब्लॉकेज की वजह बनते हैं ब्लड वेसल में, उसको भी हम थ्रोम्बस बोलते हैं। अच्छा, ऐसा है कि थ्रोम्बस और एम्बुलस जो है ना, ये दोनों मिलते जुलते हैं, थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। बेसिकली ये भी ब्लड क्लॉट है और ये भी ब्लड क्लॉट है, लेकिन ये वो ब्लड क्लॉट है जो एक ही जगह रहता है और सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह को नुकसान पहुंचाता है, तो उस ब्लड क्लॉट को हम थ्रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो ब्लड क्लॉट जो मूव करता जाता है ब्लड वेसल में एक जगह से दूसरी जगह और तबाहियाँ फेरता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, हमें किसी भी जगह खतरा हो सकता है, तो उसको हम एम्बुलस बोलते हैं, एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलस, ठीक है, बोलस। अच्छा, मिलता जुलता लफ्ज़ है, तो एम्बुलेंस, मुझे भी लग रहा है कि मैं एम्बुलेंस बोल रही हूँ, लेकिन इट्स एम्बोलस, बोलस, ठीक है। तो कहते हैं कि ये बेसिकली ब्लड क्लॉट होता है विच में ब्लॉक वॉली और पार्शली, वॉली का मतलब होता है कि पूरी तरह से, पार्शली मतलब कि थोड़ी हद तक ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, तो उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। मतलब कि मैंने आपको आसान कर दिया, छोड़े आप क्या पॉइंट देख के परेशान हो रहे हैं भाई। थ्रोम्बस कहते हैं ब्लड क्लॉट जो कि स्पेसिफिक जगह पे बनता है, वहां से हिलता नहीं है, उस थोड़ी सी स्पेसिफिक पोर्शन को डिस्टर्ब करता है, उसको ख़राब करता है, ठीक है, वहाँ ब्लॉकेज की वजह बनता है। हाँ, वो ब्लॉकेज जो है वो कम्प्लीटली हो सकते हैं, या तो वो थ्रोम्बस इतना बड़ा हो सकता है कि पूरी की पूरी ब्लड वेसल की उस एरिया को ब्लॉक ही कर दे कि ब्लड आगे गुजरे ही ना, एक कंडीशन। दूसरी उन्होंने कहा पार्शली भी हो सकता है, ये हो सकता है कि वो हाँ उसकी जितना ब्लड गुजरना उतना नहीं गुजरा, थोड़ा सा गुजरा है क्योंकि आधे रास्ते पे उसने ब्लॉकेज की वजह बना, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो एम्बोलस, ठीक है। सो ये बेसिकली क्लॉट है जो कि डिसलॉज्ड हो जाता है, मतलब कि एक जगह से हट के मूव करना शुरू हो जाता है। भाई ये आसान कर दिया, पिक्चर देख लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तो पिक्चर लगाने का मकसद भी मेरा यही होता है। सो ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता है, इसको हम बोलते हैं एम्बोलस, और ये बेसिकली ब्लड क्लॉट ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है। थ्रोम्बोसिस बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थ्रोम्बस बनता है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। अब अगला आपने मुझे बताना है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होता है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें थ्रोम्बस बनता भी है, ठीक है, मतलब कि ब्लड क्लॉट बनने के साथ वो मूव भी कर रहा है, मतलब दोनों कंडीशन, एक तो ब्लॉकेज हुई, स्पेसिफिक हुई, और फिर बनने के बाद वो कुछ टाइम के बाद वहां से डिसलॉज्ड हो गया, मतलब एक जगह से उस जगह से उखड़ गया और आगे मूव करना शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। और ये जो कंडीशन है ना, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी जिसको हम मगरबी दुनिया बोलते हैं, सो वहाँ उन्होंने ठीक ठाक हद तक तबाही फेरी थी, डेथ की वजह बनी थी, ठीक है, ये कंडीशन। सो बेसिकली नीचे मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिया, थ्रोम्बस और एम्बोलस के क्या डिफरेंस होता है, सवाल भी बता दिया, भाई जवाब भी मैंने तो पकी पकाई खीर आपके सामने पेश कर दिया। अब इसको याद करना और मुझे दुआएं देना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वापस पॉइंट की तरफ। अब हमने कहा था कि हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाँ, अगर तो एक लंबे अरसे तक, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक, ज़्यादा लंबा हो गया, खैर एनीवेज, लंबे अरसे तक जब ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है किसी बंदे में, तो वो हाई ब्लड प्रेशर जो कि ज़्यादा अरसे तक उसमें रह रहा है, तो वो डैमेज की वजह बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ब्लड प्रेशर हाई होना इज़ अ डेंजरस कंडीशन। तो वो डेंजरस कंडीशन इसलिए क्योंकि वो डैमेज की वजह बनेगा। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसके साथ साथ जो हार्ट के मसल्स हैं उनको भी वीक करेगा। हार्ट के मसल को कैसे वीक करेगा? हाँ, ब्लड लाइनिंग तो हमें, ब्लड वेसल्स की, यहाँ वेसल आएगा बेटा, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग की तो हमें समझ आ रही है कि जी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग क्यों डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हमने कहा था कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी फोर्स होती है जो ब्लड वेसल्स में मूव करता है, वो उनकी दीवारों पे लगा रहा होता है। अब ब्लड प्रेशर हाई है, इसका मतलब ज़्यादा ताकत लग रही है वो ब्लड वेसल्स की दीवारों पे, तो जाहिर है वो डैमेज हो सकती हैं। तो यही हमने कहा कि जो हाई ब्लड प्रेशर जब वो लंबे अरसे तक रहेगा तो लंबे अरसे तक ताकत लगेगी ब्लड वेसल्स की दीवारों पे, तो वो डैमेज हो सकती हैं, ठीक है, एक चीज़। अब यहाँ हार्ट मसल्स क्यों डैमेज हो रही है, ये नहीं समझ आई। भाई हार्ट मसल इसीलिए डैमेज होंगे क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की रूट कॉज तो यही है ना कि हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट तेज़ी से पंप करेगा तभी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। हाँ, हार्ट अगर नॉर्मल से ज़्यादा पंप करना शुरू कर दे तो हम कहते हैं कि वो ब्लड प्रेशर हाई है, मतलब हार्ट इतनी तेज़ी से पंप कर रहा है, इतनी फोर्स से ब्लड को भेज रहा है कि ब्लड जो प्रेशर है हमें ब्लड वेसल्स में ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है।
तो कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर के रूट कॉज को समझने के लिए जब हम हार्ट को देखेंगे तो हार्ट ज़्यादा ज़ोर से पंप कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जब ज़्यादा देर के लिए हार्ट तेज़ी से पंप कर रहा है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है बॉडी में, तो उसमें फिर हार्ट मसल्स डैमेज होने के चांसेस हैं। होप आपको समझ तो आ गई होगी, क्योंकि काम ज़्यादा लग रहा है भाई, उसकी ताकत ज़्यादा लग रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका ये भी एक नुकसान है कि डैमेज तो आएगा, वीक तो हो जाएंगे, उसके साथ साथ कहते हैं कि जो पंपिंग एक्शन है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जब बेचारा दिल की ताकत लगी जा रही ब्लड प्रेशर से वो फेंकी जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि उसके पंपिंग एक्शन इफेक्ट करेगा। कोई भी भाई हार्ट की बात करें तो ये भी तो मशीनरी है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम। इवन अब आपको पता है कि नॉर्मल हेल्दी, मैं नॉर्मली कंडीशन की बात करी हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बढ़ापा आता है तब जाके हार्ट इश्यूज़ और हार्ट रिलेटेड डिजीजेज जो है वो डिटेक्ट होती हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ट भी मशीन है, वो भी अपना काम करना छोड़ देता है। तो कहते हैं कि पंपिंग एक्शन में भी वो फिर डिस्टर्बेंस या रिड्यूस हमें उस पंपिंग एक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, कहते हैं कि जब उनका पंपिंग एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जब वो हाई ब्लड प्रेशर बहुत देर तक रहेगा, बहुत तेज़ी से हार्ट पंप करेगा, हार्ट का जो इफेक्टिवनेस है, जो उसकी एफिशिएंसी है, उसमें खतरा हमें फील होगा, उसमें डिक्लाइन फील होगा, उसमें रिडक्शन फील होगी। तो उसके बाद ये होगा कि जब उसकी पंपिंग एक्शन में आपको पता है कि रिडक्शन हो रही है, जितना नॉर्मली हार्ट को पंप करना चाहिए उतना वो नहीं कर रहा, इसका मतलब कि कुछ जो ब्लड है वो हार्ट में रह जाएगा, कुछ जो ब्लड है वो लंग्स में रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है पल्मोनरी वेन से हार्ट ने लंग्स से ब्लड को रिसीव भी करना है, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना है ना जब हार्ट ने, तो ब्लड ने लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की मदद से बॉडी में भी जाना है। इसका मतलब जब उनका एक्शन डिस्टर्ब होगा, पंपिंग एक्शन, तो जो ब्लड ने लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ जाना है तो वो पूरी तरह से नहीं जा सकता, कुछ हार्ट में रह जाएगा, और वो जो लंग्स से लेना था वो अच्छे से ले नहीं सकता क्योंकि पंपिंग एक्शन डिस्टर्ब हुआ। मतलब कि हार्ट अपना काम ठीक से नहीं करेगा, तो जाहिर है जो ब्लड है वो रिटेन रहेगा हार्ट में और लंग्स में, जिसके बाद वो इतना फैटल है कि वो डेथ की भी वजह बनेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन होती है इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो दिल जो है वो काम करना आहिस्ता आहिस्ता स्लो करता है, फिर एक टाइम आएगा जब उसकी पूरी की पूरी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी, हम कहेंगे हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट ही फेल हो गया, काम ही नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली कंडीशन होती है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसमें आपने ये पॉइंट लिखने हैं। आई होप आपको हाइपरटेंशन वाली ये सारी की सारी डिजीज अच्छे से समझ आई होगी। अब हमने मजीद डिस्कस करनी है कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती क्यों है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जब हमने कहा कि ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, तो हाई ब्लड प्रेशर रहने से हमने कहा था ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जो है वो डैमेज होगी, तो लाइनिंग डैमेज होने की वजह से इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लड ने मूव करना है ना वो इतने अच्छे तरीके से मूव नहीं करेगा कि एक टाइम में उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से उस रुकावट की वजह से वहाँ ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस बन जाएगा। एक चीज़। दूसरी वजह ये है कि जब इनएक्टिवली लॉन्ग पीरियड के लिए ब्लड फ्लो का जो रेट है वो कम हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल जितना ब्लड को फ्लो करना चाहिए अगर वो उस स्पीड से नहीं कर रहा, उसकी जो स्पीड है वो स्लो 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 हो गई, तो उसका ये इफेक्ट होगा कि ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू कर देगा, या फिर कहेंगे कि इतनी अच्छी से मूव नहीं कर रहा तो ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। ये कुछ वजूहात थी थ्रोम्बस फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमने डिजीज डिस्कस करनी है, दैट इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को आपको पता ही है, किसको नहीं पता, इधर उधर आपने मोस्टली सुना होगा। अल्लाह हमें इन तमाम इससे नहीं इन तमाम खतरनाक बीमारियों से महफूज करें, आमीन। अच्छा, हार्ट अटैक की बात करें ना तो यहाँ उन्होंने मायोकार्डियल इनफार्क्शन बोला। अगर आपको ये पॉइंट लिखने तो आपको पता है हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। मायो कहते हैं बेसिकली मसल्स, और कार्डिक आपको पता है कि हार्ट से निकले, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हार्ट मसल्स जो है वो इफेक्ट होंगे। इन्फार्क्शन का मतलब होता है सेल डेथ, ठीक है। तो हार्ट के मसल्स में हमें कोई सेल डेथ देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या हार्ट फेलियर हो, ठीक है। अच्छा, इसमें डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कहते हैं कि जब ब्लॉकेज होगी ना हार्ट में, ठीक है, हार्ट में ब्लॉकेज होना या फिर मतलब कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं, या स्पेसिफिकली अगर हम वो ब्लड वेसल की बात करें जो सिर्फ खून दिल को देती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसकी बात करें, जब उस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हमें देखने को मिलती है या उसमें एम्बुलस बन जाता है, जो एम्बुलस है बेसिकली वो हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉट है जो कि मूव करी जा रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, या फिर थ्रोम्बस ही उस कोरोनरी आर्टरी में बन गया, मतलब किसी हद तक ब्लॉकेज हुई, वो थ्रोम्बस की शक्ल में भी हो सकती है, वो एम्बुलस की शक्ल में भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या वजह बनेगी, वो फिर नेक्रोसिस की वजह बनेगी, या नेक्रोसिस की बात करें इसको सेल डेथ बोलते हैं, या फिर उतना जो हार्ट का पोर्शन है वो डैमेज होगा।
समझ आ गई? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि हार्ट को जो ब्लड देती है, जो आर्टरीज को हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जब उस आर्टरी में, आर्टरी बेसिकली ब्लड वेसल है, जब उस वेसल में हमें ब्लॉकेज जो है वो नजर आएगा, वो ब्लॉकेज एम्बुलेंस की मदद से या फिर थ्रोम्बस की वजह से हो सकती है, तो उसके बाद नेक्रोसिस होगी। जाहिर है फिर खून जो है वो प्रॉपर जितना हार्ट के मसल्स को मिलना नहीं मिल रहा, ठीक है, तो कंडीशन आ गई जिसमें हम कह सकते हैं खराबी हुई, तो उसमें हम कहते हैं कि इस कंडीशन में हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें सेल डेथ हमें देखने को मिलती है, तो उतना जो हार्ट का पोर्शन है वो डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसमें जो हार्ट के जो मसल्स हैं उसका जो पोर्शन डिस्टर्ब होता है या फिर डैमेज आता है, उसमें हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। समझ आ गई? नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक इज ड्यू टू, रीजन बता रहे हैं, कॉजेज मैं आपको कहना बताऊंगी डिजीज का, तो हार्ट अटैक इज ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ हार्ट। जो नॉर्मल हार्ट ने जिस रिदमिक मूवमेंट से हार्ट ने मूव करना था, अगर वो ना कर रहा है, उसमें अप एंड डाउन फील हो रहा है, ठीक है, वो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन हो सकते हैं। फिब्रिलेशन का मतलब है कि बहुत तेजी से जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी मूवमेंट, उनकी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हाँ कहते हैं कि हार्ट अटैक की एक वजूहत ये भी है कि दिल जो है वो बहुत तेजी से पंप करे, ठीक है। हाँ, हार्ट अटैक जब हो रहा होता है तो आपने फील किया होगा कि वो पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हो रहा होता है वो अपने दिल को बहुत जोर से जकड़ लेता है और उसको दर्द फील होती है। वो दर्द इसीलिए क्योंकि हार्ट, एक तो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच रहा, हार्ट मसल्स तक, तब भी एक पेन और एक डिस्टर्बेंस फील होती है हार्ट में, फिर जाहिर है वो पूरी बॉडी में उसकी वो पेन फील होती है। तो दूसरी रीज़न ये भी है कि जब बहुत तेज़ी से हार्ट पंप करेगा, जो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन वाला हमें जो कंडीशन नज़र आती है, तेज़ी से जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में भी हार्ट फेल होने के, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन एक पॉइंट ये जो लिखा हुआ है इसका मैंने आपके साथ नीचे इवन मीनिंग भी शेयर किया, वो ये है कि डिस्टर्बेंस इन कार्डिक रिदम, जो रिदम में डिस्टर्बेंस है, नॉर्मल हार्ट ने वर्किंग परफॉर्म करनी थी, उसमें जब अप एंड डाउन आएगा तो उसको हम ये बोलते हैं, उसकी कंडीशन का रिजल्ट ये होता है कि हार्ट अटैक होता है। सो नेक्स्ट उन्होंने कहा व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं हाउ वी कैन अवॉइड फ्रॉम हार्ट अटैक, हम किस तरह से बच सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो हम इनके प्रिकॉशंस की भी बात करेंगे। हार्ट डिजीज रिलेटेड प्रिकॉशन की बात करें तो सबसे बड़ा यही है कि भाई मोटापे से बचे। हमने आपने नॉर्मली भी यहाँ वहाँ सुना होगा कि भाई मोटापा जो है वो 70 बीमारियों से हमें बचा लेता है। इसका मतलब मोटापे से अवॉइड करें, हम फैटी फूड से अवॉइड करें, क्योंकि जो फैटी फूड्स होती है ना वो रिच इन कोलेस्ट्रॉल होती हैं। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल दिमाग में अपने चिकनाई लेना, इतना औखा मैं आपको नहीं बताती। चिकनाई मतलब ब्लड वेसल्स में जब चिकनाई ज़्यादा होंगी तो आपको पता है ब्लॉकेज होगी, जाहिर है नैरोइंग होगी ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस हैं। जाहिर हमने कहा हार्ट अटैक तभी होगा जब ब्लड वेसल्स में हमें ब्लॉकेज देखने को मिलती है, ठीक है। कह रहे हैं कि फैटी फूड से अवॉइड करें, कोलेस्ट्रॉल रिच जो फूड्स हैं उनसे अवॉइड करें। उसके बाद कह रहे हैं कि अपने वेट को मेंटेन करें, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें, और ब्लड प्रेशर तभी मेंटेन होगा, मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया, जब आप रेगुलर वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज तो आप अपना मामूल बना लेना, छोटी एज से ही आदत डाल लें। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ठीक है। ये भी एक आप कह सकते हैं प्रिकॉशन हो सकती है, आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है अगर आप ब्लड प्रेशर मेंटेन करो। और वो कैसे हो सकता है, वो यही हो सकता है कि आप रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप अपना मामूल बना लेना, ठीक है। एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक्सरसाइज, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि एक्सरसाइज करेंगे जब आप मस्कुलर एक्टिविटीज़ करें तब भी हमारा जो ब्लड प्रेशर वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है स्मोक। भाई कितनी बार कहा हुआ है और हर जगह लोग कहते हैं कि जी स्मोकिंग अवॉइड करें, क्योंकि ये भी एक वजह हो सकती है हार्ट अटैक की, क्योंकि ये भी स्मोक जो है ना ये भी हमारे खून को गाढ़ा करती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और इस तरह की हमें दिल की बीमारियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट चीज़ ये मैंने आपको मेंशन भी कर दिया कि हार्ट डिजीज़ रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस या प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं अपने आप को हार्ट डिजीज़ रिलेटेड, उसका मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, आंसर भी बता दिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है स्ट्रोक। स्ट्रोक कहते हैं बेसिकली हम कहेंगे कि आप ना नॉर्मल जो ब्लड फ्लो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये कहाँ डिस्टर्ब होगा, ये दिमाग में। बेसिकली स्ट्रोक जो है ना हाँ होता है, ये ब्लॉकेज ही है। हम जितनी भी डिस्कस करेंगे हमने वहाँ ब्लॉकेज ही पढ़नी है, वहाँ हमने एम्बुलस और थ्रोम्बस वाला कंसेप्ट ही पढ़ना है। लेकिन इसमें हार्ट की जगह हमने कहा कि इसमें ना बेसिकली ब्रेन में बनता है। हम डिस्कस कर लेते कहते हैं इफ द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड इज ब्लॉक्ड, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा था वो अगर डिस्टर्ब हो गया, और क्यों डिस्टर्ब हो गया, जाहिर है वो एम्बुलस से हो सकता है। जो एम्बुलस है उसकी वजह से या थ्रोम्बस की वजह से अब जो नॉर्मल ब्लड ने फ्लो करना था वो डिस्टर्ब हो गया, उसका रेट डिस्टर्ब हो गया। तो ब्लड वेसल्स जो स्पेसिफिकली दिमाग की ब्लड वेसल्स हैं
उनमें ब्लॉकेज आ गई। अब तो दिमाग की नालियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाएगी। तो आपको पता है कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये कंट्रोल सेंटर है। इस दिमाग ने हमारी पूरी की पूरी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। तो अगर दिमाग की कोई वो नाली जो डिस्टर्ब होगी, जिसमें ब्लॉकेज आ गई, जो कि हमारे हार्ट को कंट्रोल कर रही थी या हमारी डिफरेंट मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही थी, अगर वहाँ हमें स्ट्रोक की वजह बनती है तो फिर वहाँ हमें, फिर आपको पता है कि डिफरेंट खतरनाक कंडीशन से हमें जूझना पड़ता है। ये कहते हैं कि ब्लड वेसल्स में भी, स्पेसिफिकली ब्रेन की ब्लड वेसल्स में जब ब्लॉकेज देखने को मिलता है तो वहाँ फिर नेक्रोसिस होती है। मतलब कि जो जितने भी सराउंडिंग के जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं वहाँ हमें सेल डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, सो ब्रेन की ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो गई और इसका मतलब कि जो दिमाग को खून मिलना था वो प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो जो ब्रेन के सेल्स हैं या जो न्यूरल टिश्यूज हैं उनमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, उनमें सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। ये इस कंडीशन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, या इसको सेरिब्रा इन्फार्क्शन बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कंडीशन वो है जिसमें हमारे दिमाग को प्रॉपर खून नहीं मिलता, जो दिमाग तक नालियां लेके जाती हैं खून को, वहां जब ब्लॉकेज होती है तो हम कहते हैं स्ट्रोक कहलाता है। सो नेक्रोसिस जो है ये हमारे न्यूरल टिश्यूज में भी हो सकती है। ये तभी हो सकती है जब हमें लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दिमाग तक जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो जाहिर ऑक्सीजन तो ब्लड नहीं लेके जानी, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन होती है। सो जो ब्लड ने जाना था और जो न्यूरल टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन की अमाउंट देनी थी वो डिस्टर्ब होगी, उसमें लेस सप्लाई आ गया। सो लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन in the neural tissues due to the necrosis, या फिर आप कह सकते हैं due to the blockage, तो उसकी वजह से हमें स्ट्रोक फील होती है। अब सिम्टम्स ये हैं, अब स्ट्रोक के सिम्टम्स ना आप कह सकते हैं कि वेरी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि स्ट्रोक के जो सिम्टम्स है ना ये वेरी करते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा डिस्टर्ब हो। मैंने अभी आपको बताया कि दिमाग का वो पोर्शन जो कि स्पेसिफिकली हमारे एक स्पेशल या खास पोर्शन को कंट्रोल कर रहा था, अगर वहाँ जाके ब्लॉकेज हुई तो हमारे वो स्पेसिफिक पोर्शन ही डिस्टर्ब होगा। सो बेसिकली कहते हैं कि स्ट्रोक के सिम्टम्स वेरी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि दिमाग के किस हिस्से पे डैमेज है, वो दिमाग का हिस्सा कौन से पोर्शन को कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट लास्ट डिजीज हमने हार्ट रिलेटेड डिस्कस करनी है, दैट इज हेमरेज। आपने लफ्ज़ सुना होगा हेमरेज। अब हेमरेज पता नहीं कितना खोखा लग रहा है, मैं आपको आसान कर दूं। हेमरेज कहते हैं बेसिकली, लो जी बताने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर आप देख लें आपको समझ आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जी ब्लड वेसल है, फटी है, वहाँ से ब्लड निकला और ये दिमाग दिखा है। इसका मतलब दिमाग में ब्लड वेसल का फटना और वहाँ से खून निकलना, हेमरेज। अरे आपको तो पिक्चर देख के समझ आ गई, तो मेरी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं एक पिक्चर्स इसीलिए आपकी आसानी के लिए आसान से आसान ढूंढ रही होती हूँ। मैं इतना कुछ कर लेती हूँ, आप मुझे बिल्कुल फीडबैक नहीं देते, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। एनीवेज मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं नेकी कर रही हूँ, आप नेकी ना करें वो आपकी मर्जी है। सो बेसिकली आप बिल्कुल ठीक समझे, पिक्चर को आपने बिल्कुल सही से जज किया है। सो कहते हैं कि हेमरेज ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने सुना होगा दिमाग की नाली फट गई, ठीक है, दिमाग की नस फट गई। तो जब दिमाग की नस फटती है तो खून निकलता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज स्पेसिफिकली। तो उसमें हम कहते हैं कि उसमें फिर आपको पता है कि या तो फिर ये सवेयर हो सकता है, डेथ की वजह बन सकती है, या फिर थोड़ा बहुत हमें डैमेज फील होता है। डिस्कस कर लेते हैं हेमरेज क्या है। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, इट इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड बाहर आता है। डिस्चार्ज कहते हैं, हम कहते हैं नहीं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी मैं कल, मतलब हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिल जाएगी, मैं हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊंगी कल, ठीक है। तो डिस्चार्ज का मतलब है, ब्लड डिस्चार्ज का मतलब है कि ब्लड का बाहर आ जाना ब्लड वेसल से, ठीक है। तो कहते हैं कि ये स्पेशली जो है ना ये ब्रेन हेमरेज हम इसको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें रिजल्ट ये होता है कि ब्रस्ट हो जाती है आर्टरीज, जो कि ब्रेन आर्टरीज, हम जाहिर है ब्रेन ब्लड वेसल्स ब्रस्ट करेंगे तो इसको ब्रेन हेमरेज बोलेंगे। तो ये जाहिर है फिर ब्रेन तक जो सप्लाई है खून की, ऑक्सीजन की, वो नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से हेमरेज होता है। सो प्रेशर लगता है जिसके रिजल्ट में ब्लड जो है वो बाहर रिश्ता है, या कह सकते हैं ब्लड वेसल फटती है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। तो कहते हैं कि अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जाहिर है भाई हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि सारी की सारी बीमारियों की जो जड़ है, रूट कॉज है, वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो ठीक ठाक दवाइयाँ फिरेगा आपकी बॉडी में। तो वो दवाइयाँ यही हैं
कि हमारी जो डिफरेंट डिजीज़ है उसकी वजह बनेगी। जैसे हमने कहा कि अगर हमें ब्रेन हेमरेज से बचना है तो हमें ब्लड प्रेशर से बचना है। तो मैं आपको एक और आसान सा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट बता दूँ, वो ये कि अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें ना, तो हमने कहा होगा कि ब्लड प्रेशर हाई है तो नमकीन कुछ खाया होगा हाई है, या नमक खाया होगा। क्यों नमक का हम क्यों जिक्र करते हैं? इसलिए कि अगर हम सोडियम आयन की बात करें ना, तो जब हमारी बॉडी में सोडियम आयन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो हमारे हार्ट को तबाही फेर देती है। हार्ट को वो इतना डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब वो इस सेंस में करती है कि हार्ट फिर पंपिंग ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। तो जो सोडियम आयन की अमाउंट है ना, वो हार्ट पंपिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रही होती है। यही वजह है कि नमक ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो कहते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए ताकि वो नॉर्मल लिमिट में रहे, औकात में रहे ना। ब्लड प्रेशर बाहर ना जाए, औकात से बाहर जाएगा तो खतरा करेगा। तो अब हमने कुछ और प्रिकॉशंस डिस्कस करनी है, कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस करनी है जिससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले भाई बार बार हर बीमारी से बचना है तो मोटापे से बचें, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से बचें, क्योंकि ज़्यादा मोटा बंदा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में, ठीक है। जो हम मोटा बंदा ज़्यादातर खाने की वजह से मोटा होता है, और खाने की वजह से मोटा होता है इसका मतलब वो हाई जो फैटी फूड है उसको यूज़ कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल उसकी बॉडी में ज़्यादा। तो कोशिश करें कि जो आप फूड ले रहे हैं वो लेस कोलेस्ट्रॉल वाली हो, ठीक है। अपने वेट को ओवर ना होने दें, अपने वेट को कहीं औकात में रहे तो ओवर ना हो, ठीक है। कहते ओवर ना हो, तुम चोखा ना हो तो वेट को कहीं औकात में रहे। सो ओवर वेट ना हो, ठीक है। अपने वेट को मेंटेन करें, ठीक है। अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें, ज़ाहिर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। स्मोक से बचें, स्मोकिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। आज तक आपने कोई स्मोकिंग का एक भी फ़ायदा सुना है? लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं उनसे पूछने आपको 700 फ़ायदे गिनवा देंगे, जी हमारे रोटी हजम हो जाती तो ये तो वो सुकून होता है। सो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट हमारी माइंड की बनाई हुई असम्पशंस होती हैं, ठीक है। सो अवॉइड स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। आप पाकिस्तान में भी रह रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हम लंदन में रह रहे हैं, ठीक है, हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम बहुत पुरसुकून माहौल में रह रहे हैं, हर चीज़ सेट है। अब दिल पे हाथ रख के कहें ऑल इज़ वेल, तो आपको हार्ट डिजीज़ ही नहीं होंगी। सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर तो यही है कि आप दिल पे हाथ रखें, ठीक है, और कहें ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहें तो आप हार्ट डिजीज़ से बचेंगे। तो दिस इज़ इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारी इंटरेस्टिंग जो डिजीज़ हैं उसकी समझ आई होगी। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं है कि ये हमें हो जाए। अल्लाह हमें इन तमाम ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो रिलेटेड हम एक और मेन पोर्शन, बल्कि लास्ट पोर्शन, क्या एक और करती रहती हूँ, लास्ट पोर्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इम्यूनिटी। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगी, ठीक है, कि क्या अपलोड करना है इस चैनल पे। सो टिल देन आपने क्या करना है, अगर आपको सच्ची समझ आई है, दोबारा दिल पे हाथ रख के समझ आई, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कंजूसी ना कीजिएगा, ठीक है। कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इससे आपके भला है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।